दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मौलिक अधिकार, अर्थात इंग्लिश में इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। अब आइए हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। बात एक्चुअली में अगर मौलिक अधिकारों की जाए तो मौलिक अधिकार हमारे जो हैं ये स्पेशली अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, अर्थात फंडामेंटल राइट्स। ठीक, अमेरिका में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स। हमारे यहाँ मौलिक अधिकार ही बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में जो मौलिक अधिकार हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, बाद में संविधान संशोधन के तहत अमेरिका में जोड़े गए हैं। बल्कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार मूल संविधान का ही हिस्सा रहे हैं। अब बात अधिकारों की है, तो अगर बात की जाए अधिकार, तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो जरूरी अधिकार होते हैं उन्हें हम, जो जरूरत होती है उन्हें हम अधिकार बोलते हैं। लेकिन अति आवश्यक अधिकारों को हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। या आप ये बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार देना जरूरी होता है। अब मौलिक अधिकार जो राज्य के अगेंस्ट होते हैं अर्थात राज्य के विरुद्ध होते हैं। रीजन ये है कि राज्य के विरुद्ध होते हैं। रीजन ये है कि मौलिक अधिकार कि अगर हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भाग 3 में, ये अगर इनका कहीं पर हनन हो रहा है या इनके तहत कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो हम अपने मौलिक अधिकारों को का अगर हमारा हनन हो रहा है तो हम इसके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के तहत हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कंप्लेन करने, जिससे राज्य के अब ये खिलाफ है। ठीक है। अब दूसरी चीज, यहीं पर 2-3 शब्दावलियां इस्तेमाल होती हैं। राज्य के खिलाफ हैं, ठीक है, राज्य के विरुद्ध हैं या वाद योग्य हैं। क्लियर? वाद योग्य मतलब हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं अगर हम सही हैं तो। ठीक है। तो ये है मौलिक अधिकार। कहां से लिया हमने? यूएसए से लिया, अर्थात अमेरिका के। अमेरिका में मौलिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और इसलिए ये मौलिक अधिकार हैं ये 1215 में आए थे, स्पेशली ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में ये सबसे पहले संविधान में देखे गए। लेकिन यहाँ आप स्पेशली इनको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में 1215 में सबसे पहले, और फिर उसके बाद अमेरिका के संविधान में शामिल किए गए, जहां पर इनको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। और फिर अंततः हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलते हैं भाग। अगर यहीं पर देखा जाए तो राज्य के विरुद्ध या हमारे वाद योग्य हैं, अर्थात व्यक्तियों के, भारतीय हमारे नागरिकों के लिए सकारात्मक है, लेकिन राज्यों के दृष्टिकोण से मौलिक अधिकार नकारात्मक है। ठीक। अब आइए देखते हैं एक्चुअली में जो मौलिक अधिकार है ये हमारे 12 से 35 तक है। लेकिन जो मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार हमें 7 प्रकार के दिए गए थे। कितने प्रकार के दिए गए थे? 7 प्रकार के दिए गए थे। लेकिन जब ये 7, वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार कितने बचे हैं? हमारे मौलिक अधिकार बचे 6। कितने बचे? 6। तो वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों का हम अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहले हैं उसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, या इन्हीं को बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। ये आपको मिलेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक। क्लियर? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। क्लियर? इन्हें बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये स्पेशली 19 से 22 आपको हमारे संविधान में देखने को मिलेंगे। दूसरा है राइट
अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमें मिलेंगे 23 से 24 के बीच में। कहां तक दिए गए हैं? 23 से 24 तक दिए गए हैं। चौथे नंबर की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको मिलेगा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम अर्थात आप बोल सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? और ये आपको मिलेंगे 25 से 28 के बीच। ठीक, उसके बाद अगर आप देखें तो आपको 5वें नंबर का जो अधिकार है उसे बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक, अर्थात सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। और ये आपको मिलेंगे देखने को अनुच्छेद 29 से 30 के बीच। ठीक है, एक बचा है, हम यहां थोड़ा स्पेस है बीच में, यहीं पर लिख दे हैं 6ठे नंबर पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियर रेमेडी अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 35 में। क्लियर? तो ये है, पहला है राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, दूसरा है राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी अर्थात समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक बात की गई है, समान स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक की गई है। लेकिन वहीं पर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके 23 से 24 तक इसका वर्णन मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगला जो है जिसको बोलते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको मिलेगा 25 से 28 तक। और वहीं पर सांस्कृतिक अर्थात कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अर्थात सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार आपको 29 से 30 मिलेगा। अंततः जो लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में मिलेगा। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ गया कि हमने शुरुआत 14 से 18 की, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख रखा है 12 से 35, तो शुरू के 2 अनुच्छेद कहा गए और प्लस अभी तक आपके दिमाग में रहा होगा 29 से 30 है, तो अगला जो होगा वो 32 से 35 तक होगा या 31 से 35 तक होगा। लेकिन आप देख रहे हैं केवल और केवल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद केवल 32 में इसकी बात की गई है। तो उसके आइए उसी पे हम चर्चा करते हैं। तो यहीं पर एक पॉइंट लिख लीजिए, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संवैधानिक उपचार है, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अब जैसे कि अनुच्छेद जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार हमें 7 थे, तो 7वां कौन सा जो समाप्त हो चुका है वो है अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31। ठीक, अनुच्छेद 31 में भूमि एवं संपत्ति का अधिकार था। क्या था? भूमि एवं संपत्ति का अधिकार। अब इसको समझिए थोड़ा, संपत्ति का अधिकार। ठीक, भूमि एवं संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। लेकिन यही अनुच्छेद 19 जहां स्वतंत्रता का अधिकार हम आपको पढ़ाएंगे, वहीं पर अनुच्छेद 19 में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का अधिकार था। लेकिन फिर मुझे
फिर वहीं पर भूमि संपत्ति का अधिकार 19 आर्टिकल F या इसी को आर्टिकल 6 भी बोल सकते हैं। ठीक, इसमें भी भूमि संपत्ति का अधिकार था, इसको भी समाप्त करके ये समाप्त किया गया है आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया और रखा कहा गया है भूमि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर, जो कि मौलिक अधिकार था हमारा, मौलिक अधिकार से हटाकर इसे आर्टिकल 300 का या 300A या 301 में रखा गया है। क्लियर? अब यहां से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब आप सुनिए, भूमि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, पहली चीज। तो कई बार क्वेश्चन बन चुका, भूमि संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार था? नहीं। फिर यहां से देखो घुमाकर फिर आयोग पूछता है, क्या भूमि संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार इसको प्राप्त था? जी हाँ, मूल संविधान में जब हमारा संविधान बना था उस दौरान इसको मौलिक अधिकार प्राप्त था। लेकिन अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भूमि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्यों समाप्त किया गया है? तो उसके पीछे कुछ रीजन है, सुनिए। पहला रीजन ये है कि अब जैसे हमने भी बताया आपको कि मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है, अर्थात राज्यों के खिलाफ है, राज्यों के विरुद्ध है, राज्यों के दृष्टिकोण से नकारात्मक है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से, हमारे लहजे से, हमारे हिसाब से वो सकारात्मक है, हमारे लिए वाद्य योग्य। अर्थात वाद्य योग्य मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? अगर मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार से कहीं पर हनन हो रहा है तो हम डायरेक्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने रिट दायर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, तथा अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट दायर कर सकते हैं। अब दोनों कोर्ट्स का क्यों इस्तेमाल किया गया? यह समस्या ये है कि अगर हम मौलिक अधिकारों को लेकर, अब मौलिक अधिकार का हनन कैसे होगा उसके बाद समझिए इसके। जैसे अब आप आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 में जन्म, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर राज्य आपके साथ विभेद नहीं कर सकता है, अर्थात आपके साथ किसी प्रकार को कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि राज्य के दृष्टिकोण में, जैसे सरकारी अस्पताल आप गए देख इलाज कराने, वहां पर बैठने उठने कोई व्यवस्था है, या डॉक्टर्स वगैरह हैं वो ये कहें कि जनरल कैटेगरी को पहले देखेंगे, ओबीसी को बाद में देखेंगे, एससी कैटेगरी को उससे बाद में देखेंगे, तो ये क्या भेदभाव है। या ऐसे सार्वजनिक स्थल जहां पर आने जाने में किसी प्रकार कोई भेदभाव नजर आ रहा हो आपको, तो इन सब चीजों को राज्य आपके साथ इस दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। अगर आपको नजर आ रहा है कि हम हॉस्पिटल गए थे, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, या हम एक ऐसे सरकारी संस्थान में गए थे, मंदिर मस्जिद कहीं पर गए थे और वहां पर जाति भेदभाव मुझे देखने को मिला, या लिंग के आधार पर जैसे कि पहले पुरुषों को मान्यता दी जाएगी प्रवेश करने की, फिर महिलाओं को दिया जाएगा प्रवेश करने का मंदिर में, तो इस आधार पर महिलाएं इसके खिलाफ रिट दायर कर सकती राज्य के खिलाफ। तो इस प्रकार, या ट्रांसजेंडर खिलाफ खड़े हो जाए कि पुरुष और महिलाओं को तो बराबर अधिकार दिया गया है लेकिन हमें दरकिनार कर दिया गया है, हमारे साथ लिंगी भेदभाव किया गया है, सेक्सुअल भेदभाव किया गया यहाँ पर, इस आधार पर अब यहाँ पर राज्य आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्य के कहने का तात्पर्य अब आपके पास, तो ठीक है, इस आधार पर अगर अब आपके साथ कोई भेदभाव है, मान लीजिए आप कोई ट्रांसजेंडर कोई है, या कोई एक ऐसा बच्चा जो 14 वर्ष से उसकी उम्र कम है और वो ऐसे खतरनाक स्थानों पर काम कर रहा है जहां पर उसके जान मान का खतरा है। अब खतरनाक स्थान कौन से बताया गया हमारे संविधान के आधार पर? जैसे पटाखा की फैक्ट्री, अब दीपावली का त्योहार आ गया है, अब दीपावली के त्योहार के दौरान पटाखा की बिक्री खूब होगी। इसके लिए जो जहां पटाखा उटाखा बनती फैक्ट्रियों में, वहां जो भी छोटे मोटे बच्चे हैं सभी को लेकर जाएंगे, क्या करना है, थोड़ा सा बारूद भरना है, कागज लपेटना है, थोड़ा सा पलीता निकाल देना है, जिसकी वजह से कोई भी कर सकता है। तो उन्हें लगेगा छोटे छोटे बच्चे पकड़ लें, जिसके आधार पर हम कम पैसे में अपना काम भी करा लेंगे। तो इस आधार पर अगर कोई भी देख ले तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं। तो आप अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट। अब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जो व्यक्ति है, वे मान लो उत्तर प्रदेश से आपको दिल्ली जाना पड़े, और उत्तर प्रदेश में आप रह कहाँ रहे हैं? पूर्वी साइड में, बलिया के क्षेत्र में आप रह रहे हैं उत्तर प्रदेश, और बलिया से दिल्ली जाएंगे
तो काफी लंबी दूर हो जाएगी, काफी किराया हो जाएगा, इसलिए आप कहेंगे छोड़ो यार कौन जाए वहां पर। इसलिए ये सुविधा व्यक्तियों नागरिकों की सुविधा के लिए हाई कोर्ट जो है स्पेशली ये अधिकार राज्य के हाई कोर्ट को भी दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो आप अपने राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, आप अपने रिट के दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और बनता है, क्या संसद रिट दायर करने के लिए जिला न्यायालय जिला न्यायालयों को भी यह अधिकार दे सकती है? क्या यह अधिकार हमारे संविधान ने दिया है? तो हमारे संविधान ने अभी अधिकार नहीं दिया है कि जिला न्यायालयों में भी रिट आप मौलिक अधिकारों के खिलाफ आप रिट दायर कर सके अगर आप मौलिक अधिकारों का खनन हो रहा है। लेकिन अगर संसद या संविधान में बताया गया है, अगर संसद चाहे तो यह अधिकार जिला न्यायालयों को भी दिया जा सकता है। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई इतनी कि कौन से मौलिक अधिकार हमारा समाप्त किया गया। अनुच्छेद 31 के तहत भूमि संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटाकर 1978 के तहत आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300 का में रखा गया है, जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है? एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कैसा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। अब राइट्स कितने प्रकार के होते हैं आप यहीं पर समझ लीजिए। संविधान में लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है। लीगल राइट्स मतलब वैध का अधिकार। लीगल राइट्स के अंतर्गत अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में दो प्रकार के राइट्स हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको बताया मैंने, आप ऊपर देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की तहत ही आपको अनुच्छेद 300 का 301 326 कहने का तात्पर्य है ये मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये केवल और केवल भारत के नागरिकों के स्पेशली प्राप्त है, जिसके तहत 326 के तहत आपको वोट डालने का अधिकार है। और वोट डालने का अधिकार केवल केवल भारत का नागरिक दे सकता है। अब नागरिक और व्यक्ति कैसे कहते हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, ये आपको पिछले लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो नागरिकता के अधिकार मैंने जो पढ़ा है वहां पर हमने विधिवत बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक तो अधिकार होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अधिकार के तहत, एक है स्टैट्यूटरी राइट्स। स्टैट्यूटरी राइट्स, क्लियर? अर्थात इसको बोलते हैं वैधानिक अधिकार। अब वैधानिक अधिकार कैसे? वैधानिक अधिकार जैसे 3 तलाक, महिलाओं दहेज प्रथा। अब दहेज प्रथा क्या है? हमारे संविधान में नहीं है। जो भी अधिकार जो भी चीजें आपको संविधान के तहत दी गई हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दो प्रकार के, फंडामेंटल राइट, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगेंस्ट कुछ स्पेशल हमारे राइट्स कुछ अनुच्छेदों के तहत दिए गए हैं। स्टैट्यूटरी राइट्स या वैधानिक अधिकार। अब जैसे दहेज प्रथा का अधिकार क्या दिया गया, एक स्पेशल कानून बनाकर दिया गया संसद के द्वारा। इस प्रकार से कई सारे कानून हमें बनाकर दिए गए हैं, जिस या उपभोक्ता का अधिकार, कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। तो ये क्या है? वैधानिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। इनका हमें संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए उपयोगी है, जरूरी है, इसलिए राइट्स संसद के माध्यम से हमें बनाकर दिए गए हैं, लेकिन इनका जिक्र संविधान में नहीं है। तो जो भी अधिकार आपके संविधान के तहत दिए गए हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, या जो भी बॉडीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं, जैसे वित्त आयोग, उसका फाइनेंशियल कमीशन 280 के तहत उस संविधान में है, जिसके तहत वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक। आगे समझ बात। स्टैट्यूटरी राइट्स, लीगल राइट्स दोनों है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी लीगल है, स्टैट्यूटरी अर्थात वैधानिक अधिकार भी लीगल है। लेकिन लीगल के भी दो रीजन है, दो प्रकार है। एक जो इनका जिक्र हमारे डायरेक्ट संविधान में मिलता है, चाहे मूल संविधान में रहा हो या बाद में संशोधन के माध्यम से दिया गया हो, वो। दूसरा स्टैट्यूटरी राइट्स जो कि लीगल राइट्स है, लेकिन ये हमारे संविधान में इनका जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी है। क्लियर? आगे अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 और 13। 12 आर्टिकल 12 एंड 13। आइए अनुच्छेद 12 में राज्य की बात की गई है। राज्य क्या है तो भी इस पे बात करते हैं। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण आपको मिलेगा, अल्पीकरण। इसी के तहत न्यायपालिका को
न्यायपालिका बोले तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा आप बोल सकते हैं। इंग्लिश में जुडिशियल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू बोल सकते हैं। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है किसको? न्यायपालिका को। अनुच्छेद 13 के तहत दो प्रकार के, एक अल्पीकरण, दूसरा न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का अधिकार ये कहा दिया गया, अनुच्छेद 13 में दिया गया है। अब राज्य क्या है, आइए देखते हैं। राज्य के तहत देखा जाए तो भारत की संसद, राज्य की विधानसभाएं, ठीक, तथा स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। इन स्थानीय निकाय के साथ साथ अन्य प्राधिकरण का भी जिक्र किया गया, अन्य प्राधिकरण का भी जिक्र किया गया है। अब तो पूछा गया कि अन्य प्राधिकरण किसे कहेंगे? तो अन्य प्राधिकरण के तहत न्यायपालिका ने कहा कि जो भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा पद और ऐसा निकाय जो सरकार या राज्यों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें किसी भी कानून को तथा ये प्रशासनिक शक्तियां या कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार है, तो वे सारे के सारे अन्य प्राधिकरण के तहत आएंगे। तो पूछा गया इसके तहत, तो इसके तहत उन्होंने बताया कि हम इसके तहत ओएनजीसी को रखेंगे, ओएनजीसी, सेल, भारतीय खाद्य विभाग, खाद्य निगम या भारतीय कृषि प्राधिकरण। इन सभी चीजों को उसने बताया कि ये अन्य प्राधिकरण है। क्यों? क्योंकि इसने बताया कि इनके पास या तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो या ऐसा पद या ऐसा निकाय जिसके पास जो सरकार से या राज्यों से सरकारी सहायता ले रहे हैं, साथ ही साथ उनके पास प्रशासनिक अधिकार है। प्रशासनिक अधिकार कहने का तात्पर्य है कि उनके पास कानून लागू करने की शक्ति हो या किसी भी अध्यादेश को लागू करने की शक्ति हो या किसी भी नोटिफिकेशन या अधिसूचना को जारी करने की जिनके पास शक्ति है, वह सभी अन्य प्राधिकरण के तहत आएंगे। और इस कसौटी के माध्यम से जो भी न्यायपालिका ने जिनको बताया है कि जिन जो भी इन कसौटियों में खरे उतर रहे हैं, जैसे ओएनजीसी, सेल, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कृषि प्राधिकरण, इस प्रकार से जो भी संस्थाएं हैं वे सभी अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत आएंगी। क्लियर? तो ये रहा अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो भी राज्य मौलिक अधिकारों में जहां जहां भी राज्य शब्द मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से उनका व्याख्या, उनका एक्सप्लेन करता हुआ नजर आएगा। क्लियर? लेकिन यहीं पर आप देखिए अनुच्छेद 36 जब आप नीट निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। तो वहां पर और यहाँ पर राज्यों की परिभाषा थोड़ा कुछ अलग अलग है, लेकिन मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को जब मिलाकर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पूरे संविधान में सबसे ज्यादा पावरफुल ये दोनों संस्थाएं आपको मिलेंगे, दोनों राइट्स आपको मिलेंगे। क्लियर? आइए अनुच्छेद 13 की बात की जाए। अनुच्छेद 13 की बात की जाए तो अनुच्छेद 13 में साफ साफ कहा गया है संसद या विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो हमारे संविधान से असंगत हो। ठीक है, कौन नहीं बना सकता है? संसद या विधानमंडल ऐसी किसी भी प्रकार कोई कानून नहीं बना सकती है जो हमारे मौलिक अधिकारों के या मौलिक अधिकारों से असंगत हो। क्लियर? और यहीं पर 13 में अल्पीकरण की बात की गई है और साथ ही यहाँ पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का भी अधिकार दिया गया है। अब आइए देखते हैं अल्पीकरण क्या है। अल्पीकरण का तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी संविधान हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, कोई भी
विधिक कानून हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो आपको मैंने बताया है कि हमारी न्यायपालिका के पास शक्ति दी गई है ताकि वो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत अथवा न्यायिक समीक्षा के तहत उन शक्तियों को, उन कानूनों को कम कर सके, उनका अल्पीकरण कर सके। अब इसमें 2-3 प्रकार से आपको मिलेंगे। पहला 13 फर्स्ट, फिर 13 सेकेंड, फिर 13 थर्ड, ठीक है। और 13(1) में आपको मिलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का तात्पर्य है, इसको हिंदी में ग्रहण का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहण का सिद्धांत। तात्पर्य है, ग्रहण का सिद्धांत कहने का तात्पर्य है कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्री कॉन्स्टिट्यूशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब तात्पर्य है कि पूर्व संवैधानिक सिद्धांत के तात्पर्य है कि यहाँ पर जहां तक कोई भी कानून संविधान बनने के पहले जो भी कानून थे वे शामिल किए गए हैं, और जहां तक वो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं वहां तक उनको छिपा दिया जाए, अर्थात वहां तक बंद कर दिया जाए। कहने का तात्पर्य है, सपोज दैट ये कोई कानून है और इसमें मान लीजिए ये 100% है, इस 100% में 40% ऐसा है हिस्सा कानून का जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो कहा गया है कि इस मौलिक अधिकार के जो 40% हिस्सा है उस पर ग्रहण लगा दिया, अर्थात उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको एक्लिप्स कर दिया जाएगा। बाकी जो 60% है उसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन हमारा संविधान जो है वो भूतलक्षी है, भूतलक्षी ना होकर भविष्यलक्षी है। कहने का तात्पर्य है जो 40% पे ग्रहण लगाया गया, अर्थात जो 40% निरस्त किया गया है, बंद किया गया है, ढक दिया गया है, अगर भविष्य में ये लग रहा है कि जो बंद किया गया है वो आज उसकी जरूरत है, तो उस पर से वो ग्रहण हटा लिया जाएगा, अर्थात उस पर से एक्लिप्स हटा लिया जाएगा और ये पूरा 100% कानून काम में ले लिया जाएगा। आगे बात समझ में। अगला 2 में जहां पर इसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, यहाँ पर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान बनने के बाद, और संविधान बनने के बाद अगर ये लगा न्यायपालिका को हमारी कि ये संविधान बन तो गया है, ये कानून बन तो गया है, लेकिन ये इसका कुछ % हमारे संविधान के असंगत है, तो उतना निरस्त कर जाता है, बाकी इस्तेमाल कर जाता है। लेकिन भविष्य में अगर ये लगेगा कि नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में फिर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 2 चीजें यहाँ पर हैं। अनुच्छेद 13 में विधि को परिभाषित किया गया है, विधि को परिभाषित किया गया है। किसको? विधि को। अब विधि क्या है आइए देखते हैं। संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून विधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विधि कहलाएगा। और जो भी संसद और विधानमंडल के तहत जो भी कानून बनेगा वो स्पेशली उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा अगर वो संविधान के तहत रखा जाएगा। यदि वो संविधान के बाहर रखा गया तो वो संवैधानिक अधिकार न होकर विधिक अधिकार रहेगा, जिसके तहत ये विधि की परिभाषा दी गई है। क्लियर? आगे बात सामने। आगे जो हमारा मूल अधिकार था, इस मूल अधिकार में स्पेशली संशोधन का अधिकार नहीं था कि कोई भी किसी भी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 367 के तहत आप मूल संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर अंततः फाइनली 1971 में 24वां संविधान संशोधन, 1971 में 24वां संविधान संशोधन के तहत ये अधिकार दिया गया है कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। जब ये बात आई तो जब संशोधन होने लगा तो फाइनली फिर केशवानंद भारती केस, कौन सा? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज्य 1973 के तहत यह कहा गया कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
अभी तक आप संविधान में संशोधन कर सकते थे अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन मूल पूरे संविधान में संशोधन नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया और ये कहा गया कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, तो आप पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार बना, किस संविधान संशोधन के तहत पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को मिल गई? तो 24वें संविधान संशोधन के तहत। अब जब ये देखा गया कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन की बात आ गई, तो संशोधन अब किसी भी हद तक कर सकता है संसद, तो इसलिए उसको रोकने के लिए केशवानंद भारती केसवाद वर्सेस केरल राज्य 1973 के तहत यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों में या संविधान में इतना ही संशोधन आप करेंगे जितना कि उसके आधारभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो। अर्थात संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पे आप किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे, इतना ही आप संशोधन करें। तो फिर ये पूछा गया न्यायालय से कि भाई आधारभूत स्ट्रक्चर किसे बोल रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा वक्त वक्त पर हम बताते रहेंगे आपको कि संविधान के तहत कौन कौन से आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर किसको बताया। तो स्पेशली हमारे संविधान में इसका जिक्र न्यायपालिका ने नहीं किया है कि हम आधारभूत ढांचा किसको मानेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार बना है कि किस संविधान संशोधन के तहत पूरे संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। क्लियर? केशवानंद भारती के साथ दूसरी चीज एक जान लीजिए यहीं पर, केशवानंद भारती में आज तक सबसे बड़ी बेंच बैठी है, सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की। ठीक, उसके बाद 11 जजों की गोलकनाथ केस में बैठी है, गोलकनाथवाद 1967 में। तो अब तक सबसे बड़ी बेंच 11 जजों की बैठी केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज्य 1973 में। ठीक है, बाकी मौलिक अधिकार थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, यहां से आयोग भर भर के क्वेश्चन पूछता, भर भर के। तो आपको ये लेक्चर स्पेशली 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको विधिवत तरीके से हम आपको पढ़ाएं और विधिवत तरीके से आपको समझा सके। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशली हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने में अगर सफल हो गए तो कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ जाएंगे। कहानियां तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चरर देखते नजर आएंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते नजर आएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना मेरा मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।